नमस्कार। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के क्रैश कोर्स के इस विशेष सत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित खंड में मैं विवेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक टॉपिक है जो मुझे लगता है कि इस वर्ष आपकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत इंपॉर्टेंट होगा। वो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और जब हम हिंद महासागर के ऊपर चर्चा करेंगे तो इसी दरमियान हम चर्चा इस चीज पे कर लेंगे जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है। हिंद प्रशांत कहें या इंडो पैसिफिक का क्षेत्र कहें। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चूंकि भारत की अवस्थित इस क्षेत्र में है तो आपको पता चलेगा कि भारत इस क्षेत्र में क्यों इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। 2014 के पश्चात क्या व्यापक स्तर पर बदलाव आए हैं जिनके पश्चात भारत ने नई नई नीतियों का क्रियान्वयन किया हुआ है, चाहे वह एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, चाहे वो लिंक वेस्ट पॉलिसी हो, चाहे पैरा डिप्लोमेसी हो, चाहे ब्लू पॉलिसी हो, चाहे मैरीटाइम स्ट्रेटजी को इंडिया ने जो अडॉप्ट कर रखा है उसके बारे में चर्चा हो रही हो। इन सारी सब चीज़ों को हम लोग टोटलिटी में देखेंगे। और जब हम इनको देखेंगे तो इसी के साथ साथ जो वैदेशिक राष्ट्र हैं या जो इस क्षेत्र में जो मेजर प्लेयर आ गए हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। यह विषय को समझने में आपकी काफ़ी सहायता करेगा। इसी के साथ साथ यह ऐसा भी इसमें प्रश्न आ सकता है कि हिंद महासागर किस कारण से वैश्विक राजनीति में प्रमुख स्थान प्राप्त कर रहा है, टिप्पणी करिए। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके जो प्रश्नों को हल करने का जो दायरा है उसको विस्तृत करेंगे। इसी के साथ साथ यह ऐसा एक व्यू क्रिएट कर देंगे जिसमें कि और भी कोई छोटे छोटे टॉपिक होंगे ना, वो सारी सब चीज़ें हैं ना कवर कर हो जाएंगी उसमें। तो ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। इस मैप के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो यह इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है बेसिकली, लेकिन जो ये क्षेत्र है शेडेड, यही मुख्य रूप से प्रोमिनेंट है। यदि हिंद महासागर के क्षेत्र को देखें, अगर हम या हमने इंडो पैसिफिक का क्षेत्र देखा था या हम हिंद महासागर का क्षेत्र देखें तो देखेंगे हिंद महासागर का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है। जो ये क्षेत्र है पूरा, इसको इंडियन ओशन के तौर पर जाना जाता है। अब आप देखोगे इसकी संरचना कुछ एम के आकार की है और इस एम के आकार में जो ये वाला हिस्सा है भारत अवस्थित है। इसीलिए भारत को बोलते हैं कि भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर अवस्थित है। ठीक है, तो मैप से आपको इसकी लोकेशन कुछ समझ में आ रही होगी। अब हम लोग सीधा टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस दरमियान मैं काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं, समझाने के स्तर पर भी, और इसी के साथ साथ हम इसको डिक्टेशन वाले फॉर्मेट पर भी रखेंगे ताकि आप इसको डिक्टेट कर सकें। कोई ऐसा प्रश्न आए तो उस जो डिक्टेशन है उसका सर्वाधिक लाभ इस क्षेत्र में प्राप्त कर सकें या आंसर राइटिंग के वक्त उसको उठा सकें। ठीक है ना। सबसे पहले देखना है कि इंट्रोडक्शन हमको देखना है। तो यदि हम इस सामुद्रिक क्षेत्र पूरे ग्लोब को समुद्र के स्तर पर देखें तो विश्व के कुल सामुद्रिक जो जल है उसका लगभग 20% क्षेत्र जो है वह किसके हिस्से आता है? इंडियन ओशन के हिस्से आता है।
ठीक है, तो पहला तो इसका जो एक इंट्रोडक्शन है समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है। फिर क्या है कि यह काफी समय तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक तरीके से नेपथ्य में रहा है, बैकग्राउंड में रहा है। इसलिए क्योंकि जो मेजर प्लेयर हैं वो हमको पैसिफिक ओशन में दिख रहे हैं या हमको अटलांटिक ओशन में दिख रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 1960 से 1965 के मध्य, वहां पर चीजें बेहतर होंगी। अब आप समझ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो बेसिकली इस क्षेत्र से संबंधित रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करेगा। तो जो उसकी प्रेरणा है उसके निहितार्थ क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान का आयोजन किया जाएगा। यह हिंद महासागर जो अभियान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह क्या करेगा, यह यहाँ पर नई नई चीज़ों को खोजेगा, यहाँ के राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो खनिज संसाधन हैं या सामुद्रिक संसाधन हैं उनके ऊपर चर्चा करेगा। इसी के साथ साथ यह क्या करेगा, हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करेगा। रणनीतिक महत्व का तात्पर्य यहां पे इस रूप में है कि हिंद महासागर की जो भू सामरिकता है वह कैसे इस क्षेत्र को दिशा दे रही है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, उस पर चर्चा होगी। तो हिंद महासागर के संदर्भ में 1960 से 1965 का जो कार्यकाल है या जो पीरियड है, वह आने वाले जितने वर्ष हैं वो कैसे बीतेंगे उसके साथ उसकी दिशा यहीं से तय होती है। ठीक है ना। दूसरे देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस भू अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से। ये टॉपिक जो है या ये कॉन्सेप्ट के स्तर पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, कि कैसे ज्योग्राफी है वो इकोनॉमी को अफेक्ट करती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिंद महासागर का महत्व भू अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इस रूप में भी है कि इस क्षेत्र में विपुल संसाधन उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं वह एक बाजार के तौर पर काम कर सकते हैं वैसे राष्ट्रों के लिए जो विकास की दिशा में आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए बाजार के तौर पर काम करेंगे। इसके साथ ही साथ चूंकि यहां पर संसाधन हैं, इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहन करने की भी संभावना काफी अधिक है। इस तरीके की जो परिस्थिति है वह कहीं ना कहीं इसके इंपॉर्टेंस को उजागर करती है और इस इंपॉर्टेंस को हम लोग भू अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब यहां पर मेजर प्लेयर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो यह क्षेत्र जो भू अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, आगे चल के आपको देखेगा यह भू सामरिकता के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि हिंद महासागर और उससे संबद्ध जो राष्ट्र हैं वह कहीं ना कहीं भू आर्थिकी और भू सामरिकता के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अपने महत्व को स्थापित करेंगे। और यह मैं तब की बात कर रहा हूं जब इसका आयोजन हो रहा है, यानी कि आप मान लें कि 1960 से 65 के बीच इसका आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो इसके प्रभाव में लगातार वृद्धि दिखती है वो हमको 1980 के पश्चात दिखना शुरू होती है। और उदारीकरण के पश्चात जब भारत ने उदारीकरण के मॉडल को या वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया है, उसके बाद से यह क्षेत्र लगातार अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और जब आज हम 2021 में खड़े हैं यहां पर, तो 2021-22 में आप देखोगे यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मेजर प्लेयर यहां पर हैं, वो यहां पर आ चुके हैं।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पूरी की पूरी तरीके से परिदृश्य वही परिवर्तित हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा एक पक्ष देखते हैं। हमने देखा भू अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, फिर भू अर्थशास्त्र से हम लोग जियो स्ट्रेटजी की तरफ या भू रणनीति अथवा भू सामरिकता की तरफ आगे चले गए। अब दूसरा इसका क्या है कि यह संसाधन संपन्न अफ्रीका, ऊर्जा सघन मतलब कि एनर्जी इंटेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी जो भी कहें, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया के श्रम बाजार और विनिर्माण उद्योगों की उपस्थिति के कारण भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया है। इसका मतलब क्या है कि इस इंडियन ओशन में एक तरफ अफ्रीका दिखता है, दूसरी तरफ हमको मध्य पूर्व दिखता है, फिर हमको दक्षिण एशिया का क्षेत्र दिखता है। तो जो अफ्रीका का क्षेत्र है यह संसाधन संपन्न है, जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है वह ऊर्जा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र को दो आधारों पर देखना है। एक तो पहले यहां पर हमको दिखता है श्रम बाजार, और दूसरा हमको दिखता है क्या है, विनिर्माण अथवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यानी कि जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन को अगर आप देखेंगे तो जो यह क्षेत्र है पूरा, या इधर का क्षेत्र है पूरा, यह क्षेत्र ऊर्जा सघन क्षेत्र है, एनर्जी इंटेंसिफाइड क्षेत्र है। जो यह क्षेत्र है श्रम बाजार के तौर पर है, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में है। विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किए हुए हैं। और जो हम लोग ये पूरा क्षेत्र देखते हैं आगे चल के, यह क्या है, संसाधन संपन्न जो क्षेत्र वो है। यानी कि क्या है, इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस इस रूप में है कि जो वैश्विक प्रणाली है इसमें यह ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है। और जब मैं वैश्विक प्रणाली की बात कर रहा हूं तो मैं संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूं। संपूर्ण विश्व में ऊर्जा सप्लाई के लिए यह क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व का क्षेत्र। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो विकास की गतिविधियों के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहां पे यूज हो रही है, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशिया का क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। वहीं इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट कौन कर रहा है, संसाधन सपोर्ट कर रहे हैं। तो संसाधन हमको कहां से मिल रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप से मिल रहे हैं। यानी कि ये क्या है, ये टोटल जो सिनेरियो है, ये टोटल सिनेरियो एक ऐसे क्षेत्र के तौर पर स्वयं को स्थापित कर रहा है जहां पर विकास के सारे डायमेंशंस अवेलेबल हैं। यहां रिसोर्सेज है, यहां एनर्जी है, यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं,
यहां पर इंटेंसिफाइड लेबर मार्केट है। इसके साथ ही साथ यह ऐसे क्षेत्र के तौर पर भी है जिसमें विशाल जनसंख्या है। जब विशाल जनसंख्या होती है तो जो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए भी यह एक बाजार के तौर पर काम कर रहा है। और यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि इतनी विशाल जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है, जिस कारण जो आप कहें कि मांग है प्रोडक्ट की वह इतनी ज्यादा है कि खाली अगर यह क्षेत्र विकास करे तो उसको पूरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, विश्व के जितने मेजर प्लेयर हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। अब आप मेजर प्लेयर में कोई भी आप सोच लें, कंपनियां सोच लें, तो कंपनियां एप्पल से लेकर सैमसंग और अमेजॉन से लेकर फ्लिपकार्ट, सारी कंपनियां यहीं स्टैब्लिश हैं जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश कर रखा है। यानी कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एमएनसीज को आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी एमएनसीज यहीं अवेलेबल हैं। अलीबाबा से लेकर जितने भी आपको संस्थाएं दिख रही हैं वो सब की सब यहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस विशाल जनसंख्या की पूर्ति यदि कोई कर पाएगा वही लाभ उठा पाएगा। तो इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस आपको इस रूप में भी देखना है। ठीक है, अब हमको देखना है कि इंडियन ओशन की रणनीति के ऊपर अगर हमको चर्चा करनी है तब हमको इसके स्ट्रैटेजिकल जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर चर्चा करनी है, इसलिए क्योंकि यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपके सामने एक प्रश्न मैं रखना चाहूंगा। प्रश्न लिखें, हिंद महासागर हिंद महासागर यानी क्या है, प्रश्न आपके सामने, हिंद महासागर किस कारण से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, टिप्पणी कीजिए। अब आपको बताना है कि रणनीतिक रूप से हिंद महासागर का महत्व किस रूप में। तो जो अभी हम लोगों ने चर्चा की है उस पर हम लोगों को यहां पर लिखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद महासागर को सुरक्षित करने के लिए भारत द्वारा किस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है, चर्चा कीजिए। एक 125 शब्दों में आ जाएगा
या आपके पास 200 वर्ड्स में आएगा। यह एक प्रश्न आपसे सीधा और भी पूछ सकता है। अभी हम इंडियन ओशन पर ही चर्चा कर रहे हैं। यानी कि हिंद महासागर में किस प्रकार की चुनौतियां हाल के वर्षों में उत्पन्न हो गई हैं, चर्चा कीजिए। भारत इनसे निपटने हेतु भारत इनसे निपटने हेतु किस प्रकार की रणनीतियों को अपना रहा है। अब क्या है कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि अभी हमने इंडियन ओशन के बारे में ही चर्चा की, अभी हमने इंडो पैसिफिक के ऊपर चर्चा ही नहीं की। यानी कि आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है कि हिंद महासागर में भारत द्वारा किस प्रकार की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, या हिंद महासागर किस कारण से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा एक प्रश्न बन सकता है कि हिंद महासागर में किस प्रकार की चुनौतियां हाल के वर्षों में उत्पन्न हो गई हैं, चर्चा कीजिए। भारत इनसे निपटने हेतु किस प्रकार की रणनीतियों को अपना रहा है। ये तीन प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपके सामने बन सकते हैं या इनको कभी भी पूछा जा सकता है। एक दूसरा है, यह इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको बताना पड़ेगा कि जो इंडियन ओशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है और इंडिया क्यों इतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को अब जो हमारे पास कंटेंट आने वाला है उसके माध्यम से हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। या अब अगर हम इंडो पैसिफिक की तरफ चले जाएं, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, भारत इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को किस प्रकार स्थापित कर रहा है। चर्चा कीजिए। या इसके साथ साथ प्रश्न आपके पास बन सकता है कि हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में
कुछ नहीं लिखे, लिखे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियां, या हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए। अब आपको बताना पड़ेगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस तरीके की चुनौतियां हैं। अब अगर इस अप्रोच पर अगर हम लोग काम करेंगे तब सही मायने में आप ऐसे प्रश्नों को हल करने की स्थिति में आएंगे। अदरवाइज आप बता ही नहीं पाएंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र से क्या समझ रहे हैं, या इंडो पैसिफिक का इंपॉर्टेंस क्या है। अब इससे रिलेटेड एक चीज आगे चल के हम लोग करेंगे जब भारत चीन संबंधों को लेकर करेंगे, दक्षिण चीन सागर विवाद, जिसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि आपको आने वाले कुछ समय में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो मेरा पूरा प्रयास यह है कि एक तो समझाने के स्तर पर, दूसरा लिखवाने के स्तर पर आपके पास इस स्तर का कंटेंट अवेलेबल हो जिसके माध्यम से आप किसी भी तरीके का प्रश्न आए उसको हल करने की स्थिति में हो। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम लोग को जरूर ध्यान में रखना है। अब देखो, सबसे पहला देखते हैं कि हिंद महासागर का जो रणनीतिक महत्व है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने आर्थिक आधार पर देख लिया है, आर्थिक आधार पर यह संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त यहां पर विनिर्माण यूनिट्स इस्टेब्लिश हैं। यह क्षेत्र ऐसे क्षेत्र के तौर पर स्थापित है जहां पर जो इंटेंसिफाइड लेबर मार्केट है या जो श्रम गहन बाजार की उपस्थिति है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऊर्जा की असीम संभावनाएं विद्यमान है, या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऊर्जा की आपूर्ति है वह कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के जो क्षेत्र हैं वहां से चैनलाइज होती है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर स्थित है, यानी कि जो व्यापार की स्थिति है वह कहीं ना कहीं होकर इसी से गुजरती है। अगर आपको पैसिफिक ओशन या इंडो पैसिफिक के क्षेत्र से आगे जाना है तो आपको कहीं ना कहीं इंडियन ओशन से होकर भी जाना पड़ेगा। तो जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वह भी कहीं ना कहीं इसको प्रमुख तौर पर स्थापित करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि चोक पॉइंट। रणनीतिक तौर पर हम देखते हैं कि जो इंडियन ओशन के चोक पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जब हम चोक पॉइंट्स पर चर्चा कर लेंगे तब आप इंडियन ओशन में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको देख पाएंगे। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो ये एरिया है जिस पे हम लोगों ने चर्चा की थी यही है इंडो पैसिफिक का क्षेत्र। ठीक है ना, इंडियन ओशन पूरा इधर, पैसिफिक ओशन इधर, और इंडो पैसिफिक का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। यही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जो ये आकृति है ये कुछ कुछ एम के आकार की बनती है। ठीक है, देखो हम बात करते हैं कि इंडियन ओशन में चोक पॉइंट्स कहां कहां हैं। चोक पॉइंट का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिसके माध्यम से हम एंट्री और एग्जिट करते हैं किसी क्षेत्र में। तो हम इंडियन ओशन के ऊपर भी चर्चा करते हैं कि इंडियन ओशन के जो चोक पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, एक चोक पॉइंट दिखता है हमको मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इधर से एंट्री होगी वो एंट्री कैसी होगी? वो यहां से होके आएगी। इसलिए क्योंकि बाकी क्षेत्रों में एंट्री का कोई भी रास्ता नहीं है। मैप पे आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। या अगर हमको इधर जाना है उसके लिए भी जो एंट्री का क्षेत्र है वो कौन है? मलक्का स्ट्रेट के होते हुए। अब आप सोचो कि यदि कोई राष्ट्र
इस क्षेत्र पर अपने प्रभाव को स्थापित कर ले तो जो एंट्री या एग्जिट होनी है वह कहीं ना कहीं नियंत्रित हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं चोक पॉइंट, चोक करना। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। हार्मुज जल संधि ये क्या कर रही है, जो पर्शियन गल्फ में जो एंट्री है वो यहां से आ रही है। अब पर्शियन गल्फ कहां, ये जो क्षेत्र है ये पूरा इंपॉर्टेंट है ऊर्जा के दृष्टिकोण से। तो यानी कि आप अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको इधर आना है। यदि कोई राष्ट्र यहां पर इकट्ठा हो जाए या अपने नियंत्रण को स्थापित कर ले तो वह जो ऊर्जा सप्लाई है उसको कट कर सकता है। अब एक चोक पॉइंट है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब ये क्या कर रहा है, ये जो रेड सी है इसकी एंट्री को इस क्षेत्र में आने के लिए एक दिशा दे रहा है। अब अगर सोचो आप कि इस क्षेत्र पर अगर नियंत्रण कोई राष्ट्र स्थापित कर ले तो जो एंट्री और एग्जिट है वह प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, और यहीं से देखोगे, यहीं से एंट्री कहां मिल जाएगी, यहीं से एंट्री मिल जाएगी मेडिटेरियन सी के लिए। और मेडिटेरियन सी का मतलब है कि यूरोप का बाजार या यूरोप के संसाधन या यूरोप के साथ उसका आवागमन। फिर एक एंट्री है हमको यहां पे दिखती है चोक पॉइंट, जिसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। अब जो मोजाम्बिक चैनल है वो क्या है, वो जो केप ऑफ गुड होप या जो अटलांटिक ओशन से जो एंट्री हो रही है, अटलांटिक ओशन से जो एंट्री है वो इसके ही माध्यम से हो रही है। केप ऑफ गुड होप होते हुए मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच से निकलते हुए इधर की तरफ आना है। अब आप सोचो कि यदि कोई राष्ट्र इन 1 2 3 4 इन 4 चोक पॉइंट पर यदि नियंत्रण स्थापित कर ले तो वास्तविक अर्थों में जो इंडियन ओशन में एंट्री और एग्जिट है उसको वह बंद कर सकता है। अब आप देखोगे जितने भी वर्ल्ड में मेजर प्लेयर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो कहीं ना कहीं इस चोक पॉइंट के साथ ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं इन चोक पॉइंट्स पर नियंत्रण को स्थापित कर लेना है। तो इन चोक पॉइंट्स का महत्व इस रूप में है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक साथ स्ट्रेटजी को देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो जितना भी मैक्सिमम इसमें कंटेंट होगा लिखाने वाला वो हम लिखा देंगे। अब आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के ऊपर, या हम चलो चाइना की बात कर लेते हैं। हम पहले सब की बात कर लेंगे फिर हम इंडिया की बात करेंगे। चाइना की 2 पॉलिसी हैं, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है कि वह इधर से एक सी रूट के माध्यम से, लैंड रूट के माध्यम से पूरे ग्लोब को आपस में जोड़ेंगी। वो अफ्रीका भी आएंगी, वो यूरोप भी जाएंगे और वो एशिया के राष्ट्रों को भी शामिल करेंगे। दूसरा उसकी नीति है मोतियों की माला रणनीति।
मोतियों की माला रणनीति अगर देखोगे ना तो यहां से शुरू होगा, जैसे म्यांमार का कुछ है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान का ग्वादर है, ठीक है ना, इन क्षेत्रों को शामिल करते हुए केन्या का लामू है, इन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक सर्कल टाइप का कहें कि आप बना लेता है। ठीक है ना, टोटल सात आइलैंड हैं, लगातार उनमें विस्तार भी होता रह रहा है। तो वो 7 पॉइंट ऐसे हैं कि जो एक नेकलेस के तौर पर स्थापित हैं। अब जो अंतरराष्ट्रीय जो विश्लेषक हैं वो बोलते हैं कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं भारत को घेरने से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, भारत के आसपास एक सर्कल क्रिएट कर दिया है, या भारत के आसपास एक दायरा बनाने का प्रयास किया है। अब इसका नाम कैसे आ रहा है? अब इसका नाम मोतियों की माला रणनीति क्या है? जैसे माला का काम क्या होता है, गले को घेर लेती है चारों तरफ से। अब यदि किसी को कुछ करना है और इस माला अगर बहुत ताकतवर है, इसको कस के पकड़ ले तो गला चोक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये स्ट्रेटजी भी एक तरीके से इंडिया को चोक करने के लिए है। यह इंडिया को इनसर्कल करती है या यह इंडिया को घेरती है। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर कभी भी नहीं बोला है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उद्देश्य भारत को नियंत्रित करना है या भारत को घेरना है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक हैं वो बोलते हैं कि यह भारत को घेरने की रणनीति है, और इस नीति का भारत के संदर्भ में जो संबंध स्थापित किसने किया है? यूएसए ने। यूएसए ने पहली बार बताया कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है वह भारत को घेरने से संबंधित है। अब आप सोचो कि यूएसए का लॉजिक इसके पीछे क्या कायम कर रहा है। यूएसए का कहने का मतलब है कि भारत को चूंकि घेर रहा है, तो यदि वह भारत को घेर सकता है तो वह किसी भी राष्ट्र को घेर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत सहित जो इस क्षेत्र के राष्ट्र हैं उनको किसी ऐसी बड़ी शक्ति की आवश्यकता होगी जो उनके हितों को प्रोटेक्ट कर सके। और वह बड़ी शक्ति कौन है? तो अमेरिका का इशारा अपनी तरफ है कि बड़ी शक्ति मैं हूं। आपको यदि सुरक्षा चाहिए तो आप हमारे साथ संबंधों को बढ़ाएं। अब आप याद करो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम लोगों ने चर्चा की थी, 2 बिंदुओं पर चर्चा की थी कि संबंध बनाने के 2 आधार हैं। एक तो सबसे पहला क्या है कि राष्ट्र हैं वो आत्मनिर्भर नहीं है, वह दूसरे राष्ट्रों के मध्य या दूसरे राष्ट्रों के सापेक्ष अंतर्निर्भर है, यानी कि उनकी निर्भरता दूसरे राष्ट्रों के ऊपर भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि उसका दूसरा पक्ष था अपने प्रभाव में वृद्धि करने की मंशा। तो यहां क्या है, यहां अपने प्रभाव में वृद्धि करने की जो मंशा है अमेरिका की, वह कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में उसको खींच के लेके आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए की नीति क्या है? एक तो उसकी नीति है पाइवोट टू एशिया। बराक ओबामा ने बोला कि अब हमको है ना एशिया की तरफ चलना चाहिए। तो इसीलिए देखोगे कि बराक ओबामा ने जब एशिया की तरफ चर्चा की है, तब इसी वजह से अफगानिस्तान में लगातार से उसका हस्तक्षेप बढ़ा है अमेरिका का। ठीक है, दूसरी उसकी नीति है जिसको बोलते हैं आर्या। आर्या का मतलब क्या है? यह असिस्टेंस दे रहा है डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनको, ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, इसके बाद अमेरिका की एक रणनीति है क्वाड। फिर अमेरिका की एक रणनीति है क्वाड प्लस, और अभी रिसेंट आकस वो भी एस्टेब्लिश हो गई है।
और ऑकस को अभी फॉर्मुलेट किया गया था सितंबर माह में, 15 सितंबर 2021 को उसकी घोषणा हुई है और नवंबर 2021 में उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। ये क्या है, इतनी सारी नीतियां हैं जो अमेरिका की हैं इस क्षेत्र में। अब अगर इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यह डिगो गार्सिया है। डिगो गार्सिया पर नियंत्रण किसका स्थापित है? यूएसए का। हम एक देखते हैं कोमोरोस, इस पर नियंत्रण स्थापित है किसका? इस पर नियंत्रण स्थापित है फ्रांस का। मॉरिशस के ऊपर भी फ्रांस का नियंत्रण स्थापित है। नियंत्रण का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अपना प्रभाव उसका स्थापित है। नियंत्रण का मतलब यहां पर यह नहीं समझना है कि नियंत्रण का मतलब यहां पर इस रूप में है कि अब इस क्षेत्र को फ्रांस ने एक्वायर कर लिया है। नियंत्रण का मतलब है कि अपने प्रभाव को वह उसने इस स्तर पर ले आया है कि जब अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति इस क्षेत्र के माध्यम से कर सकता है। तो इतनी सारी रणनीतियां, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वह भी अब इंडो पैसिफिक को लेकर रणनीति लेके आई हैं कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। अब जब हम इतनी सारी नीतियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं या इतनी सारी नीतियां यदि इस क्षेत्र में हैं, तो भारत जो है, जो इस हिंद महासागर के शीर्ष में अवस्थित है, आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वह इतने समय तक शांत बैठेगा? क्यों? क्योंकि हम तो हैं यहां पर। अब हम यदि खाली बैठे रहें तो ये चोक पॉइंट पर आगे चल के सब धीरे धीरे नियंत्रण अपना स्थापित कर लेंगे और चोक पॉइंट पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। इसका मतलब है कि इंडियन ओशन पर अपने नियंत्रण को स्थापित कर लेंगे। तो भारत ने बहुत व्यापक स्तर पर बहुत सारी नीतियों को क्रियान्वित किया है। वह अब धीरे धीरे जब हम आगे की क्लास चल रही होगी तब उसमें हम देखेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की एक डॉक्ट्रिन है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल दिस रीजन। इंडिया की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर। इंडिया की एक पॉलिसी है प्रोजेक्ट मौसम। इंडिया की पॉलिसी है सागरमाला। इतने सारे जो पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट कर रखा है। फिर इंडिया ने जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इसको भी इस्टेब्लिश कर रखा है। इंडिया मेंबर है क्वाड का, क्वाड प्लस का। इसी के साथ साथ भारत ने अपनी जो सामुद्रिक नीति है उसको रणनीतिक तौर पर स्थापित किया है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत के चल रहे हैं। अब आप देखो कि अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी प्रश्न ऐसा है कि इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतियों पर चर्चा की है, तो आपके पास इतना सारा मटेरियल है बताने के लिए, या अपने आप में इतना पर्याप्त है जिसकी वजह से कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए उस सब को आपको लिखने की स्थिति में होंगे। अब जब ये सब आप लिखेंगे तब देखिए कि आप इस प्रश्न के उत्तर के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, वो फिर कोई भी प्रश्न हो। जितने प्रश्नों पर अभी हम लोगों ने चर्चा की है उन सारे प्रश्नों को अगर हम लोग देखें अगर, तो वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं
आपसे सॉल्व हो जाएंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपने प्रभाव को किस प्रकार स्थापित कर रहा है, हमको पॉलिसीज पर चर्चा करनी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियां क्या हैं, तो जो वेरियस मेजर प्लेयर्स हैं वो इंडिया अगर इस क्षेत्र में आ गए हैं उनके बारे में बात कर रहा है। यह बात कर रहा है कि हिंद महासागर में भारत द्वारा किस प्रकार की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, ये भी आपसे बन जाएगा आप। और हिंद महासागर किस कारण से रणनीतिक रूप से महत्व है, इस पर भी चर्चा आपके पास हो सकती है। और एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ सकता है कि हिंद महासागर में किस प्रकार की चुनौतियां हाल के वर्षों में उत्पन्न हो गई हैं, चर्चा कीजिए। भारत इनसे निपटने हेतु किस प्रकार की रणनीतियों को अपना रहा है। टोटलिटी में जितने भी डायमेंशंस क्वेश्चन के हो सकते हैं वह अभी इस डिस्कशन के दौरान ही आपके सामने आ गए। इस अप्रोच पर यदि हम लोग काम करेंगे तब आप बेहतर तरीके से उत्तर लिखने की जो एक कहें कि कला है उसका विकास कर पाएंगे। अब देखो यही चोक पॉइंट जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की है, क्या है, एक तो मलक्का जमटमरू मध्य है, मलेशिया सिंगापुर एवं सुमात्रा के मध्य अवस्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया को हिंद महासागर से जोड़ना इसका उद्देश्य है। हॉर्मुज जल संधि भी है, ठीक है ना, या हॉर्मुज जल डमरू मध्य भी है। यह क्या कर रहा है, फारस की खाड़ी को हिंद महासागर के साथ जोड़ रहा है। बाब अल मंदेव क्या कर रहा है, लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ रहा है। और मोजाम्बिक चैनल क्या कर रहा है, केप ऑफ गुड होप को मध्य पूर्व और एशिया से संबद्ध करता है। इतनी सारी चीजों पर हमको चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखिए, हिंद महासागर में भारत, हिंद महासागर में भारत और हिंद प्रशांत या इंडो पैसिफिक की संकल्पना, हिंद प्रशांत या इंडो पैसिफिक की संकल्पना। लिखिए, हिंद महासागर विश्व के कुल जल का या कुल सामुद्रिक जल का, विश्व के कुल सामुद्रिक जल का लगभग 20% धारण करता है काफी समय तक यह महासागर या काफी समय तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हिंद महासागर के महत्व को लेकर, हिंद महासागर के महत्व को लेकर अनजान था। लेकिन सन 1960 से 1965 के मध्य, सन 1960 से 1965 के मध्य आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान का, अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके महत्व को उजागर किया गया। उन्नीस सौ अस्सी के पश्चात यह क्षेत्र भू आर्थिकी, भू सामरिकता
यह क्षेत्र भू आर्थिकी तथा भू सामरिकता के दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय वैश्विक प्रणाली में महत्वपूर्ण हो गया है। यह महत्वपूर्ण हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दक्षिण एशिया मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया मध्य पूर्व, अफ्रीका के पूर्वी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट, दक्षिण एशिया मध्य पूर्व, अफ्रीका के पूर्वी तट, पूर्व में श्रीलंका से लेकर पश्चिम में कोमोरोस द्वीप तक, पश्चिम में कोमोरोस द्वीप तक, कोमोरोस द्वीप तक इसका विस्तार है। यह अपनी आकृति में एम के आकार का, एम का मतलब एम के आकार का है, जिसके शीर्ष में या जिसके शीर्ष पर भारत की अवस्थिति है। भारत की अवस्थिति है। अगला पॉइंट लिखें। पूर्व में मलक्का स्ट्रेट, पूर्व में मलक्का स्ट्रेट पूर्व में मलक्का स्ट्रेट पश्चिम में मोजाम्बिक चैनल, पश्चिम में मोजाम्बिक चैनल तथा उत्तर में फारस की खाड़ी, उत्तर में फारस की खाड़ी तथा दक्षिण में दक्षिण हिंद महासागर तक, दक्षिण में दक्षिणी हिंद महासागर तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार है। यह क्षेत्र, अब ऐसा करें, इसको हेडिंग डालें महत्व, हिंद महासागर का महत्व। हिंद महासागर का महत्व लिखिए। यह क्षेत्र भू अर्थशास्त्र, यह क्षेत्र भू अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, यह क्षेत्र भू अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों की असीम संभावनाओं के कारण, आर्थिक गतिविधियों की असीम संभावनाओं के कारण यह क्षेत्र भू सामरिकता अथवा भू रणनीतिक रूप से, भू सामरिकता अथवा भू रणनीतिक रूप से हाल के वर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।
अगला पॉइंट लिखें, इस क्षेत्र में यह क्षेत्र संसाधन संपन्न अफ्रीका, ऊर्जा सघन इसको बोलते हैं एनर्जी डेंस, ऊर्जा सघन मध्य पूर्व दक्षिण एशिया के श्रम बाजार लेबर मार्केट, दक्षिण एशिया के श्रम बाजार और विनिर्माण उद्योगों की उपस्थिति के कारण हिंद महासागर की स्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ गए आप लोगों का अप्रोच हम लोगों ने किस तरीके का अपनाया है? अप्रोच हम लोगों ने इस तरीके से अपनाया कि हमने बताया है कि जियो इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जियो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यदि वह अत्यंत महत्वपूर्ण है तो इसने कहीं ना कहीं जो आर्थिक विकास है उसके अवसरों को बढ़ा दिया है, और आर्थिक विकास के अवसरों में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती गई है वैसे वैसे जो जियो इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं जियो स्ट्रेटजी की तरफ शिफ्ट कर गई है। अब क्या है, अगर आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन देना है या इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बनाए रखना है, उसके लिए रणनीतियों की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि यहां पर एक से अधिक प्लेयर आ गए हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो इस क्षेत्र के ही हैं, जबकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बाहर से इस क्षेत्र में आए हैं अपनी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए। उनका मुख्य जो प्रतिबल है या उनका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना या आर्थिक गतिविधियों में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। और ऐसे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जो भू सामरिकता है या जो भू रणनीतिक संकल्पना है उसको क्रियान्वयन करना है अथवा उसके साथ चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। यही आप देखोगे कंटेम्परेरी जो सिनेरियो है इसमें जितनी स्ट्रेटजी पर हम लोगों ने चर्चा की है, शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां पर इतनी सारी स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट ना किया जा रहा हो। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर इतनी सारी नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा हो। यह इंडियन ओशन ही है या जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है वही ऐसा क्षेत्र है जहां पर इतनी सारी नीतियों क्रियान्वित की जा रही है। यह संसाधन संपन्न है, यह ऊर्जा संपन्न है, यह मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित है, यह इंटेंसिफाइड लेबर के तौर पर एक जो लेबर मार्केट है वो भी मिल रहा है। तो एक कंप्लीट पैकेज है विकासात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए या उसको प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है ना? अब एक हेडिंग डालिए, कि हिंद महासागर में प्रवेश अथवा हिंद महासागर में प्रवेश अथवा निकास के बिंदु
हिंद महासागर में प्रवेश अथवा निकास के बिंदु। ये जो प्रवेश और निकास के बिंदु हैं, यही बेसिकली क्या है, इसके चोक पॉइंट है। अब चोक पॉइंट की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है, या चोक पॉइंट पर ध्यान किस लिए जा रहा है? चोक पॉइंट पर ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि मेजर प्लेयर्स हैं वो इन बिंदुओं पर या इन क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इन चोक पॉइंट्स पर चर्चा हमको जरूर करनी है अपने आंसर राइटिंग के वक्त, या जब हम भारत की जब नीतियों पर चर्चा करेंगे तब भी हम चर्चा करेंगे कि हाँ ठीक है, भारत का इन्वॉल्वमेंट कहां कहां। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखें, मलक्का जलडमरू मध्य। मलक्का जलडमरू मध्य। लिखिए, मलेशिया सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर। इंडोनेशियाई द्वीप, इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा। मलेशिया सिंगापुर एवं इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा, सुमात्रा के मध्य स्थित 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 मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जलसंधि हिंद महासागर के संदर्भ में, हिंद महासागर के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, यह दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को हिंद महासागर के साथ, यह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को, या दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को हिंद महासागर के साथ जोड़ती है। यह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है, उसको हिंद महासागर के साथ जोड़ेगी। मीटिंग पॉइंट क्या होगा? मीटिंग पॉइंट होगा दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को हिंद महासागर से यह जोड़ेगी। दूसरा लिखें, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, हॉर्मुज जल डमरू मध्य। लिखिए, यह फारस की खाड़ी को, यह फारस की खाड़ी को यह फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ने वाला, हिंद महासागर से जोड़ने वाला विश्व का एकमात्र व्यापारिक मार्ग है, विश्व का एकमात्र समुद्री मार्ग है। ऐसे लिखेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे हम लोग। एकमात्र समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग है। तीसरा लिखें, बाब अल मंदेव। तीसरा चौक पॉइंट लिखें, बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव। लिखिए, यह लाल सागर को हिंद महासागर से, यह लाल सागर को हिंद महासागर के साथ यह लाल सागर को हिंद महासागर के साथ जोड़ता है। चौथा लिखें, चौथा मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल।
मोजाम्बिक चैनल, यह मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक के मध्य, यह मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक के मध्य अवस्थित है। यह केप ऑफ गुड होप को, यह केप ऑफ गुड होप को मध्य पूर्व और एशिया के साथ, यह केप ऑफ गुड होप को मध्य पूर्व और एशिया के साथ संबद्ध करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। यदि किसी राष्ट्र की नौसेना इस स्तर की क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं, इस स्तर की क्षमता निर्माण प्राप्त कर ले कि वह इन चोक पॉइंट पर अपने प्रभाव को स्थापित कर ले तो वह हिंद महासागर में प्रवेश यानी कि एंट्री, प्रवेश अथवा निकास एग्जिट, हिंद महासागर में प्रवेश अथवा निकास को नियंत्रित कर सकती है। अगला एक पॉइंट लिखें, हिंद प्रशांत क्षेत्र। चूंकि हम लोग पैसिफिक ओशन के बाद इंडियन ओशन के बात में कर रहे हैं और अब आगे से चल के वह इंडो पैसिफिक के क्षेत्र के तौर पर वह स्थापित अगर हो रहा है तो हमको देखना है कि हमको इसी के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी चर्चा कर लेनी है, ठीक है ना। हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक स्कॉलर है कार्ल हॉस्फर। कार्ल हॉस्फर सबसे पहले अगर किसी ने इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया है ना, अगर तो वो यही कार्ल हॉस्फर हैं। ये जर्मन विद्वान थे, बेसिकली जर्मन स्कॉलर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जर्मनी के हैं, इसकी वजह से उन्होंने टर्म दिया। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके आसपास का जो फेज है उसमें इस चीज को यह समझ गए थे कि जो भविष्य है वो इंडो पैसिफिक का है और यदि ब्रिटेन या बड़े राष्ट्रों को कंटेन करना है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास करना है, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को देखना है। तो कार्ल हॉस्फर ने जो वर्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जब हम इस वर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं तब आपको देखना है कि इसने कैसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अपने महत्व को स्थापित किया है। वह इस रूप में किया है क्योंकि इसका महत्व क्या है, यह हिंद और प्रशांत का क्षेत्र है। इसमें कुछ क्षेत्र इंडियन ओशन का है और कुछ क्षेत्र किसका है, पैसिफिक ओशन का है। बेसिकली है ये क्षेत्र, ठीक है ना। लेकिन कंप्लीट क्षेत्र इसके साथ भी, क्योंकि ये शेडेड एरिया में है, लेकिन आप टोटल इस क्षेत्र को समझें। यह क्षेत्र जो है
वो है इंडो पैसिफिक का क्षेत्र। इसका महत्व इस रूप में है, ठीक है ना। ठीक है, अब इस पर चर्चा करते हैं, इसके महत्व पर। तो इसी में लिखें साथ में हिंद प्रशांत क्षेत्र, लिखें हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र, प्रशांत महासागर का क्षेत्र शामिल है, शामिल है। यह क्षेत्र सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर, या सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की इस क्षेत्र में उपस्थिति है, जिस कारण व्यापारिक रूप से, जिस कारण व्यापारिक रूप से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व के कुल व्यापार का लगभग, विश्व के कुल व्यापार का लगभग 50% इस क्षेत्र से संबद्ध है, 50% इस क्षेत्र से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त यह विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का, विश्व के लगभग कुल सकल घरेलू उत्पाद का 62% स्वयं में संबद्ध किए हुए है, स्वयं में संबद्ध किए हुए है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% 40% समाहित किए हुए है, समाहित किए हुए है। निर्यात में या वैश्विक निर्यात में इस क्षेत्र का कुल योगदान, लगभग 40% का है। उपरोक्त कारणों से यह क्षेत्र, उपरोक्त कारणों से यह क्षेत्र वैश्विक राजनीति में अपने महत्व को लगातार बढ़ा रहा है। लिखें, अगली एक हेडिंग बनाएं, विश्व के प्रमुख राष्ट्र अथवा शक्तियां, कुछ भी लिख लें, विश्व के प्रमुख राष्ट्र एवं इस क्षेत्र में उनकी रणनीतियां, पहला लिखें चाइना, लिखो चीन द्वारा इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का मतलब है इंडो पैसिफिक क्षेत्र या पूरे इंडियन ओशन की बात कर रहा हूं। इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण की दिशा में
कार्य किया जा रहा है। चीन के अनुसार उसकी ऐसी गतिविधियां इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर देंगी। इस रूप में चीन द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मोतियों की माला तथा वन बेल्ट वन रोड पहल को देखा जा सकता है। अब देखो जो ये चीजें दो टॉपिक है ना, मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसको हम लोग कहां देखेंगे? इसको हम लोग जब इंडिया चीन संबंध कर रहे होंगे ना, वहां पे इसको देखेंगे। इसलिए क्योंकि वहां पे चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आपके आएंगी। ठीक है, फिर दूसरा लिखें, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यूएसए द्वारा पाइवोट टू एशिया यूएसए द्वारा पाइवोट टू एशिया नीति के अंतर्गत एशियाई क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाइवोट टू एशिया नीति बराक ओबामा द्वारा लागू की गई। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा एक नीति आर्या एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट को भी ट्रंप प्रशासन के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं,
ट्रंप प्रशासन के दौरान क्रियान्वित किया गया। इसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र के कमजोर राष्ट्रों को, जब मैं कमजोर की बात करता हूं तो उनका मतलब है राजनीतिक तौर पर कमजोर हैं अथवा आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, ठीक है ना। कमजोर राष्ट्रों को विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अमेरिका की इस क्षेत्र में एक और रणनीति क्वाड के रूप में लागू की गई है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत द्वारा स्थापित किया गया एक समूह है, जिसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ सुरक्षा संबंधी पक्षों को भी शामिल किया गया है। क्वाड का ही विस्तार क्वाड प्लस के रूप में दिखाई देता है, जिसमें क्वाड समूह के सदस्यों के साथ दक्षिण कोरिया, वियतनाम एवं न्यूजीलैंड को शामिल किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया द्वारा आकस समझौते को लागू किया गया। ब्रैकेट में लिखिएगा नवंबर 2021। सितंबर 2021 को इसकी घोषणा हुई थी और नवंबर के मंथ में इसको फाइनलाइज कर दिया गया। नवंबर के मंथ में इसको हम लोगों ने इस पे क्या किया है, इस पे जो ये संबद्ध राष्ट्र हैं उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आई थिंक सो कि 22 नवंबर को 22 या 23 नवंबर को हस्ताक्षर किए। और इसको आधिकारिक तौर पर स्थापित कर दिया है। लिखिए
AUKUS एक सैन्य सुरक्षा से संबंधित समूह है। AUKUS एक सैन्य सुरक्षा से संबंधित समूह है। जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की सामुद्रिक निगरानी क्षमता को, ऑस्ट्रेलिया की सामुद्रिक निगरानी क्षमता को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत अमेरिका तथा ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया को परमाणु चालित, ऐसे लिखे, परमाणु ईंधन चालित पनडुब्बियां उपलब्ध कराई जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा इनका प्रयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामुद्रिक निगरानी क्षमता को बढ़ा देगा। इसी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, वर्ष 2020 में फ्रांस द्वारा सूडान में अगले 20 वर्षों के लिए एक नौसैनिक अड्डे को स्थापित करने संबंधी समझौता किया गया है। अब देखो, अब आपको यह समझ में आया होगा कि जो इंडियन ओशन या जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है, उसमें इतने सारे मेजर प्लेयर्स कैसे आ गए हैं। इतने सारे मेजर प्लेयर्स इसलिए आ गए हैं कि यह क्षेत्र जो है विकास का, जो अंतर्राष्ट्रीय जो आप कहें कि आर्थिक व्यवस्था है, उसका एक तरीके से यह इंजन के तौर पर काम करेगा। और जितना यह स्टेबल रहेगा, उतना जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो अब क्या है कि राष्ट्रों की मंशा देखें आप, राष्ट्र बेसिकली उसको करना चाहते हैं स्टेबल, कि जितना स्टेबल होगा उतना उनके हितों की पूर्ति करने में वह सहायक सिद्ध होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम यह भी देखते हैं कि जैसे एक किसी ने नीति लेके आया स्टेबल करने के लिए, तो उसका जो स्टेबिलिटी का जो पक्ष होगा वह किसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेगा? उस राष्ट्र के। तो यदि वह उस राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेगा तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकता है या प्रभावित करता है। तो जैसे ही इस राष्ट्र के राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे,
वैसे ही आप क्या देखोगे, वैसे ही आप ये देखोगे कि वह दूसरा राष्ट्र भी है ना बहुत सारी नीतियों को क्रियान्वित करना शुरू कर देगा। तो हमने काम किया था स्टेबिलिटी के लिए, अब इनस्टेबिलिटी का वातावरण क्रिएट हो रहा है। तो जो इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशन का जो क्षेत्र है वो इसीलिए वोलाटाइल हो गया है क्योंकि इसमें वर्ल्ड के मेजर प्लेयर आ गए यहां पर। अब जब यहां पर वर्ल्ड के मेजर प्लेयर आ गए हैं, तब जब भारत जो इस हिंद महासागर के शीर्ष पर अवस्थित है, उसके लिए भी यह आवश्यक हो गया है कि वह ऐसी नीतियों को क्रियान्वित करे कि जो जरूरी हो। तो वह उसकी जो नीतियां हैं वह हमको ऐसी दिखती हैं कि हाँ भाई, भारत अब इस तौर पर अपने आप को स्ट्रेटजिकली इंपोज्ड कर रहा है। तो स्ट्रेटजिकली इंपोज्ड करने में अब आप देखोगे क्या है ना, एक स्ट्रेट है, ये मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट है, और यह भारत का अंडमान निकोबार है। तो भारत ने जो अपना नेवल जो सेटअप किया हुआ है, स्ट्रेटजिकली जो इंपॉर्टेंट जो नेवल सेटअप किया है वो यहीं पे किया है। और यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पर हम मिसाइलों की तैनाती कर रहे हैं। अब आप सोचो, एक चौक पॉइंट को हमने कंटेन कर लिया। अब जो आपको यहां पे दिख रहा है सिंगापुर का क्षेत्र दिख रहा है, इस सिंगापुर के क्षेत्र में एक नेवल क्षेत्र है चांगी। इस नेवल क्षेत्र पर भारत ने समझौता करके एक इस तरीके का एग्रीमेंट किया हुआ है कि भारत चाहे तो इसका उपयोग कर सकता है। अब क्या है, इस चोक पॉइंट पे हमने यहां पे भी काम कर दिया और यहां पे भी काम कर दिया। क्यों? क्योंकि हम इसके नजदीक हैं बिल्कुल। तो भारत की जो भू सामरिक अवस्थिति है वह कहीं ना कहीं उसको ये एक अवसर दे रही है कि इस चोक पॉइंट को वो कंटेन कर ले। अब आप सोचो कि यदि इस चोक पॉइंट को कर ले तो दक्षिण पूर्व एशिया और जो यह प्रशांत क्षेत्र है, इसमें एंट्री है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली रुक जाएगी। ये चीज हमको समझने की जरूरत है। यह दूसरा हम देखते हैं कि ये है एक पॉइंट है यहां पर। तो अब आप देखोगे यहां पर एक पोर्ट है, ओमान का पोर्ट है दुकुम। अब इस एक चोक पॉइंट पर, एक तो पहले से ही भारत के नजदीक है एक, और दूसरा है इस चोक पॉइंट पर भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने नियंत्रण को स्थापित किया हुआ है। ओमान के इस दुकुम वाले पोर्ट पर भारत ने इस तरीके का समझौता कर रखा है जहां पर भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं वो सदते हैं यहां पर। तो इस एक चोक पॉइंट को हमने यहां पे कंटेन कर लिया है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि चीन, जिबूती का जो क्षेत्र दिख रहा है, यहां पर चीन ने अपना एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। यह चीन से बाहर विश्व में उसका पहला नौसैनिक अड्डा है। अब भारत के लिए चिंता की बात है, तो भारत ने क्या किया है, जो जिबूती है, जिबूती में यूएसए का और फ्रांस का भी एक सेटअप है। और भारत ने चूंकि यूएसए के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट कर रखा है, उस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट करने के कारण भारत को जिबूती के इस क्षेत्र पर भी एक्सेस करने का अवसर मिल जाएगा यदि उसको भविष्य में इसकी जरूरत पड़े। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। फिर आप देखोगे, अगर हम इसी पर देखें हॉर्मुज, तो हमको ईरान का क्षेत्र दिख रहा है। इस ईरान के क्षेत्र के पास ही इंडिया का एक पोर्ट है, जिस इंडिया का एक एक्सेस है चाबहार पोर्ट। तो भारत के लिए वह भी इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान के पास जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान के पास जो क्षेत्र है उसके पास ग्वादर का क्षेत्र है, तो ग्वादर का क्षेत्र इनके पास और चाबहार पोर्ट इंडिया के पास। कंटेन कर लिया। अब हम देखते हैं कोमोरोस। तो कोमोरोस पर एक आप वैसे भी देखोगे फ्रांस का नियंत्रण स्थापित है या फ्रांस का प्रभाव स्थापित है। तो भारत ने क्या किया है, फ्रांस के साथ इस तरीके का पारस्परिक समझौता कर रखा है कि यदि उसे भविष्य में जरूरत पड़े तो वह इस क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, इन नीतियों के साथ ही साथ आप देखोगे, ये तो हमने स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस दिखा दिया। सेशल्स पर भारत का प्रभाव स्थापित है और सेशल्स के जो कुछ द्वीप हैं उन पर भारत ने अपना सेटअप एस्टेब्लिश किया हुआ है। फिर हम देखते हैं मॉरिशस, फिर हम देखते हैं मालदीव। इन तीनों के साथ भारत के संबंध काफी बेहतर हैं और भारत ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रखी है स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला रणनीति। आपको इसको भी ध्यान में रखना है, इसलिए क्योंकि यदि हम इन देशों के साथ देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि OBOR के अंतर्गत चीन है वो इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित कर रहा है, तो हम भी खाली नहीं बैठे हुए, हम भारत भी अपनी तरफ से लगातार ऐसे क्षेत्रों को स्थापित करने या ऐसे क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने का लगातार प्रयास कर रहा है। फिर इसी के साथ भारत की हमने देखा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो भारत की एक स्ट्रेटजी है नेकलेस ऑफ डायमंड। नेकलेस ऑफ डायमंड के अंतर्गत देखो भारत ने कितने पॉइंट्स लिए हुए हैं। सेशल्स का एजम्पशन द्वीप, ओमान का दुकुम, चाबहार, मंगोलिया में भारत का अड्डा है ही, जापान के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं ही, और यहां हमने क्या किया है, यहां हमने जो चांगी सिंगापुर के पास है उसको भी हमने कर लिया है। अब इतने सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए हमने किसको कंटेन किया हुआ है, यदि चीन हमको घेरने का प्रयास कर रहा है तो हम भी शांत नहीं बैठे हुए हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियों को क्रियान्वित कर रखा है जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भारत के जो हित हैं उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको कंटेन करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। हम यहां पर रणनीतिक तौर पर अपनी स्थिति को बेहतर कर रहे हैं और एट द सेम टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो विकासात्मक गतिविधियां हैं उसको भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, लिखिए इस क्षेत्र में भारत द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियां। सबसे पहले लिखें एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कल हम लोगों ने इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस नीति के माध्यम से भारत आसियान समूह के अतिरिक्त एशिया पैसिफिक के क्षेत्रों के साथ या एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा है। एक्ट ईस्ट के अंतर्गत आर्थिक
सांस्कृतिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं रणनीतिक आयामों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। अब इसको बताने की जरूरत नहीं हमको, क्यों? क्योंकि जो ये क्वेश्चन आ रहा है ये अपने आप में फुल लेंथ है, आपके पास स्कोप कम बचेगा। लेकिन यदि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कंटेंट है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो करीब करीब 300 350 शब्दों का आपके पास कंटेंट है। फिर दूसरा पॉइंट लिखें, सागर। सागर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल दिस रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल दिस रीजन, सागर। सागर लिखिए, भारत द्वारा इस क्षेत्र में विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इसे शंग्रीला वार्ता के दौरान प्रस्तुत किया गया। अगला लिखें, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भारत एवं जापान द्वारा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में विकास की गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करने के लिए तथा राष्ट्रों को विकास के लिए ऋण संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इसे प्रारंभ किया गया है। अगला लिखें, प्रोजेक्ट मौसम। भारत द्वारा प्रोजेक्ट मौसम को इस क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। विश्लेषकों के अनुसार प्रोजेक्ट मौसम का उद्देश्य रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र में भारत को स्थापित करना है। एक लिखें, सागरमाला।
सागरमाला। सागरमाला रणनीति के अंतर्गत, सागरमाला रणनीति के अंतर्गत भारत बंदरगाहों में, ऐसे करें, बंदरगाहों में आधारभूत अवसंरचनाओं को, बंदरगाहों में आधारभूत अवसंरचनाओं के निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है। अगला पॉइंट लिखें। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार चीन के स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, सॉरी, चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य द्वीपीय राष्ट्रों के साथ संबंधों को गति देना है। विश्लेषकों के अनुसार भारत ने चीन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नेकलेस ऑफ डायमंड, नामक नीति को क्रियान्वित किया है, जिसके अंतर्गत मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेशल्स, ओमान तथा ईरान एक डायमंड के रूप में शामिल हैं। विश्लेषकों के अनुसार नेकलेस ऑफ डायमंड भारत की एक रणनीतिक योजना है। पैराग्राफ चेंज कर लिखें। कई अवसरों पर चीन द्वारा होर्मुज
हॉर्मुज जलसंधि, हॉर्मुज जलसंधि एवं बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब क्षेत्र में भारत के नियंत्रण को आयरन कर्टेन, आयरन कर्टेन तथा मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जलसंधि, मलक्का जलसंधि के क्षेत्र पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने को मेटल चेन के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि भारत इन रणनीतियों को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करता है, इसी में लिखें भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी नौसैनिक क्षमता में वृद्धि कर रहा है। विश्लेषकों के अनुसार यह इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अथवा नेवल सुरक्षा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अथवा नेवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस क्षेत्र में भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में मान्यता देता है।
मान्यता देता है। पैराग्राफ चयन करके हम लोग लिखेंगे, उपरोक्त रणनीतियां, भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उपरोक्त रणनीतियां इस क्षेत्र में भारतीय हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा यह इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं स्थायित्व की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सफल हो रही हैं। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत हमने क्या देखा। अब आप देखो कि जितने भी आपके पास प्रश्न हैं, वो चाहे हिंद प्रशांत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया पूरा कंप्लीट, और भारत इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को किस प्रकार स्थापित कर रहा है, चर्चा कीजिए। अब भारत अपने प्रभाव को जितनी नीतियों पर चर्चा की है, उस सारी की सारी नीतियों को आपको यहां पे वर्णन कर देना है। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियां, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपको चुनौतियां बता देने कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का सबसे पहले महत्व क्या है। महत्व को आपको आर्थिक आधार पर देखना है, रणनीतिक आधार पर देखना है। आर्थिक आधार पर देखना है तो आपको देखना है संसाधन है, बाजार है, आर्थिक विकास के कारक के तौर पर है। और इन्हीं के साथ आपको देखना है कि इसने क्या किया, इसने रणनीतिक तौर पर यानी कि भू सामरिकता या भू राजनीतिक पक्षों को भी इसके साथ जोड़ दिया है। तो यह चुनौती है। फिर इसमें बताना है कि चुनौतियां रणनीतिक स्तर पर इसलिए हैं क्योंकि वर्ल्ड के मेजर प्लेयर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, जितने भी देश आपको देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी देख रहे हैं, वो सब के सब इस क्षेत्र की तरफ उन्मुख हैं। तो वो आपको बता देना है। यह प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न इस पर पूछ लिया जाए तो यह भी बताने की पूरी स्थिति में है कि हिंद महासागर में भारत द्वारा किस प्रकार की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। अब आपको बता देना है कि भारत द्वारा इतनी सारी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। यह फिर पूछ रहा है कि हिंद महासागर किस कारण से रणनीतिक रूप से महत्व है। तो जो अभी हमने चर्चा की है वही चुनौतियां ही इसी रूप में महत्वपूर्ण है। या फिर एक प्रश्न बन रहा है कि हिंद महासागर में किस प्रकार की चुनौतियां हाल के वर्षों में उत्पन्न हुई, इसका उत्तर यहां से मिल जाएगा। भारत इनसे निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीतियों को अपना रहा है, वो जो अभी हम लोगों ने चर्चा की वो सारी की सारी शामिल हो जाएंगी। तो किसी भी तरीके का आपके पास प्रश्न बने, हर प्रश्न का उत्तर लिखने की स्थिति में अब आप हैं। ठीक है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि इससे संबंधित प्रश्न आपको इधर हाल फिलहाल कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगा। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।